दोस्तों, इस पूरी कहानी को समझने के लिए इस कहानी का पार्ट 1 देखना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। अगर हम बिल्कुल भी खुश नहीं हैं, खुश होने वाली कोई बात ही नहीं है। ये शादी बस माँ की वजह से हो रही है। ऑपरेशन के बाद भी माँ को लगता है वो ज्यादा दिन नहीं जी पाएंगी, इसलिए वो चाहती हैं हमारी शादी उनके रहते हो जाए। पापा ने भी उनकी बात मान ली, लगे रिश्ता खोजने, और इत्तेफाक देखो उन्होंने इतनी जल्दी रिश्ता भी खोज लिया। अविनाश नाम है लड़के का, पता नहीं कैसे पसंद कर लिया उसने हमें लगता है उसकी भी कोई मजबूरी होगी, तभी वो शादी के लिए मान गया, वरना जो दिखने में इतना अच्छा है और अच्छी जाव वाला हो, वो भला हम जैसी लड़की को क्यों पसंद करता। सच कहे तो हम शादी के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं हैं। काश की माँ हमारी शादी को लेकर इस तरह से जिद ना करती तो हमें शादी ना करनी पड़ती। हम अब कुछ नहीं कर सकते माँ की बात मानने के सिवा, लेकिन खुद को तैयार नहीं कर पा रहे हैं हम। जब भी घर पर अविनाश के बारे में बातें होती हैं, ना जाने क्यों हमें शौर्य की कही बातें याद आ जाती हैं। अब शौर्य ने क्या और क्यों कहा, ये बताने से पहले हम इन 2.5 सालों में क्या हुआ ये सब बता देते हैं। उस दिन माँ पापा नाना नानी के घर से आने के बाद थोड़े परेशान रहने लगे थे। हमने वजह जानने की कोशिश की तो माँ ने बताया नाना नानी ने जो जमीन उनके नाम कर दी थी उस पर कुछ लोग जबरन कब्जा कर बैठे हैं, उसी सिलसिले में वो परेशान हैं। पता नहीं क्यों, मगर उस दिन उनकी बातों से हमें संतुष्टि नहीं हुई थी, लेकिन कई बार उनकी तबीयत को लेकर पूछने पर भी उन्होंने कुछ नहीं बताया। हर बार अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो यह कहकर बात को टाल देती थी। हमारा तो कॉलेज जाने का बिल्कुल मन ही नहीं करता था, लेकिन माँ पापा डेली जाने के लिए कहते थे तो जाना पड़ता था। डेली जाने से कुछ लोगों से पहचान हो गई थी, वो थोड़ी बहुत बातें करते थे हमसे, मगर हमें तो एक दोस्त चाहिए था जो हमारा इंतजार करता हुए दिखे, हमारे लिए अपने सीट पर जगह बनाकर रखे। मगर महीने हो गए थे, ऐसा कोई नहीं मिला था। एक मयंक था जो कभी कभी अपनी सीट पर बैठने के लिए बोल देता था, या अगर मेरी सीट खाली देखता तो मेरे पास आकर बैठ जाता था। वो थोड़ी बहुत बातें करता था मुझसे, पास मेरे बैठा रहता, मगर उसका ध्यान माही पर रहता था। उसकी आंखों से पता चलता था वो माही को पसंद करता है, लेकिन माही शायद उसके लुक की वजह से उससे इंटरेस्ट नहीं रखती थी। उसने एक बार स्कूल में बताया था उसे हैंडसम और गुड लुकिंग लड़के पसंद हैं, और मयंक में इन दोनों चीजों की कमी थी। हम जब भी नोटिस करते माही की नजरें शौर्य पर होती और शौर्य की हर उस लड़की पर जो दिखने में बेहद सुंदर दिखती। उन सुंदर लड़कियों में तानिया भी थी, लेकिन वो शौर्य को भाव नहीं देती थी। वैसे माही भी सुंदर थी, मगर तानिया से थोड़ी कम, इसलिए शौर्य उसे भाव नहीं देता था। तुम भी क्या सोच रही होगी ना सावी, हम क्या क्या बात बता रहे हैं तुमसे, मगर क्या करें, कॉलेज में पढ़ाई से ज्यादा यही सब होता था और हमें ये सारी चीजें इंटरेस्टिंग लगने लगी थी। जो चीजें आज तक हम सिर्फ मूवीज और सीरियल में देखते थे, उन्हें ऐसे रियल में देखने में सच में अमेजिंग लग रहा था। लेकिन पता नहीं खुशी ज्यादा दिनों तक हमारे पास ठहरती कहाँ है। जब हमारा मन लगने लगा था कॉलेज में, तब माँ अचानक बीमार हो गई और हमें कॉलेज जाना छोड़ना पड़ा। हमें लगा हर बार की तरह माँ कुछ हफ्तों में ठीक हो जाएगी, लेकिन उस दिन पापा की बातों को सुनकर अंदाजा हो गया था कि माँ को कोई बड़ी बीमारी है। दरअसल पापा अपने रूम में किसी से कॉल पर बात कर रहे थे। हम अचानक उनके कमरे में पहुंच गए। वहाँ वो गुस्से में बोल रहे थे, तुम समझ नहीं रहे हो, अगर कुछ महीनों में पैसों का इंतजाम करके मेरी बीबी का ऑपरेशन नहीं हुआ तो वो मर जाएगी। पापा की बात सुनते ही हम तुरंत माँ के पास चले आए। माँ किचन में काम कर रही थी। पापा की बात सुनकर हमारी आंखों में आंसू आ गए थे। हम आकर माँ से लिपट और रोते हुए बोले, आपने हमें क्यों नहीं बताया, क्यों छुपाया हमसे अपनी बीमारी के बारे में। अगर आज पापा की बातें नहीं सुनते तो हमें पता ही नहीं चलता। बताइए आखिर क्यों नहीं बताया। माँ हमें चुप कराते हुए बोली, कैसे बताते हम तुम्हें सानी, हम तुम्हें बताकर दुखी नहीं करना चाहते थे। हम नहीं चाहते थे हमारे बारे में सोच सोच कर तुम उदास रहो और अपनी पढ़ाई पर ध्यान न दे पाओ। शांत हो जाओ मेरी बच्ची, हमें कुछ नहीं होगा, ऑपरेशन हो जाएगा तो हम ठीक हो जाएंगे। इस दुनिया में बहुत से लोगों को कैंसर होता है और वो ठीक हो जाते हैं, हम भी ठीक हो जाएंगे। उस दिन माँ की बातों से हमें पता चला उन्हें कैंसर है। उस दिन शायद पहली बार हम माँ के गले लगकर रोए थे। उस दिन हमने एक एक करके उनसे सारी बातें जानी। उन्होंने बताया जब हम 12 में थे तब उन्हें पता चला कि उनकी बीमारी के बारे में। उन्हें उस समय सिर्फ ट्यूमर था। उन्हें
हम जब 10th में थे तभी से माँ को दर्द होना शुरू हो गया था, लेकिन वो ऐसे ही दवा खाकर उस दर्द को बर्दाश्त करती रहीं। उस समय माँ को नहीं पता था कि उन्हें कुछ हुआ है। दादी भी बीमार थी, इसलिए माँ पापा ने हमें बताया नहीं और डॉक्टरों ने उसी वक्त ऑपरेशन की सलाह दी थी। मगर दादी की दवा और माँ की 2 सालों से चल रही दवा, इन सब के पीछे हो रहे खर्चे के बाद पापा के पास इतना बजट नहीं था, इसलिए नाना नानी की दी हुई संपत्ति बेचकर माँ का ऑपरेशन कराना चाहा। लेकिन कुछ लोगों की वजह से वो बेच नहीं पा रहे थे, जिस वजह से माँ का ऑपरेशन समय पर नहीं हो पा रहा और ट्यूमर धीरे धीरे कैंसर के रूप में फैल गया। माँ की बीमारी के बारे में जानने के बाद हमने कॉलेज जाना छोड़ दिया। माँ पापा बहुत कहते, लेकिन हमारा एक ही जिद हमारी रहती, जब तक माँ का ऑपरेशन नहीं हो जाता और माँ पूरी तरह ठीक नहीं हो जाती हम कॉलेज नहीं जाएंगे। कुछ महीनों बाद जब पापा ने पैसों का इंतजाम कर लिया तो हम माँ को लेकर मुंबई गए। वहाँ जहाँ माँ का ऑपरेशन हुआ, ऑपरेशन के बाद माँ की देखभाल में ही हमारा सारा समय गुजरता था। हमारे एग्जाम के टाइम पापा ने कुछ दिन की छुट्टी लेकर माँ का ख्याल रखा, तब हम एग्जाम देने गए थे, वरना हम जाना ही नहीं चाहते थे। माँ के ठीक हो जाने के बाद भी हम सेकेंड ईयर में भी नहीं जा रहे थे, लेकिन कॉलेज बस घर पर पढ़ते और जब कुछ जरूरी होता तो चले जाते। लेकिन फाइनल ईयर में माँ ने हमें जबरदस्ती भेजना शुरू कर दिया था। इतने दिनों बाद कॉलेज जाने पर मयंक ने ना आने की वजह पूछी तो हमने उसे माँ के बारे में बता दिया। उसके साथ माही भी मौजूद थी, उसने भी सुना। उस दिन से पता नहीं क्या हुआ, वो हमसे पहले की तरह बोलने लगी, लेकिन हम उसके क्लोज नहीं होना चाहते थे। उसके बोलने पर बोल दिया करते थे। उसके बिहेवियर में बदलाव आ चुका था। वो अब सौर्य की जगह मयंक के साथ ज्यादा रहती थी। ऐसा लगता था जैसे वो सौर्य से किसी बात पर नाराज हो और सौर्य का मिजाज भी बदला बदला सा लग रहा था। वो अक्सर मेरे सीट पर आकर बैठ जाता था, हमसे बातें करता था, बातों ही बातों में हमारा हाथ पकड़ लेता था। हमें ये सब अजीब लग रहा था, मगर अच्छा भी। सौर्य जैसा पर्सनालिटी वाला लड़का जिसकी अटेंशन पाने के लिए अक्सर लड़कियां उसके आसपास भटका करती थी, वो इस तरह हमें अटेंशन दे रहा था। ये सोचकर हमें बहुत अच्छा फीलिंग हो रही थी। लेकिन एक बात हमें परेशान कर रही थी, वो थी तानिया की नामौजूदगी। मैंने एक बार मयंक से उसके कॉलेज ना आने की वजह पूछी तो उसने बताया कि किसी फैमिली प्रॉब्लम्स की वजह से नहीं आ रही। सब कुछ बहुत चल रहा था। जहाँ हम एक दोस्त खोज रहे थे जो हमारी केयर करे, हमसे बात करे, हमारे लिए सीट छोड़कर रखे, वहीं अब हमारे पास 2 शख्स मौजूद थे। एक था मयंक जो मेरा अच्छा दोस्त था और दूसरा था सौर्य जो दोस्त से बढ़कर लग रहा था, लेकिन समझ नहीं आ रहा था उसे। मुझे उससे बातें करना, उसका हाथ पकड़ना और उसका मेरे कंधे पर हाथ रख देना, हमसे टिक कर खड़े हो जाना, सब कुछ अच्छा लग रहा था। इन दिनों माँ की हेल्थ भी सही लग रही थी, लेकिन हमने कहा था ना, खुशियाँ हमारे पास ज्यादा दिनों तक टिकती नहीं। वही होने वाला था आज हमारे साथ। तानिया ने कॉलेज फिर से ज्वाइन कर लिया था। उसके आते ही उसके साथ रहने लगा। उसने हमें बिल्कुल इग्नोर करना शुरू कर दिया। हमें उसके तानिया के साथ रहने में कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन उसका इस तरह हमें पूरी तरह इग्नोर करना बहुत तकलीफ दे रहा था। मयंक हमारे तकलीफ को बखूबी समझता था। उसने हमें समझाया भी, जितनी जल्दी तुम खुद को संभाल लो उतना ही अच्छा है। सौर्य से तुम किसी प्रकार की उम्मीद मत रखो, यही बेहतर है। वो बस किसी वजह से तुम्हारे साथ था। वो हमेशा से तानिया के पीछे था, मगर तानिया उससे दूर भागती रहती थी क्योंकि सौर्य में लॉयल्टी की कमी है। लेकिन इन दिनों तानिया जिस तरह से सौर्य के क्लोज हो रही है, मुझे लगता है वो भी सौर्य में इंटरेस्ट है। मैं नहीं चाहता सौर्य से तुम उम्मीदें लगा बैठो। मयंक की बातें हमारे समझ में आ रही थी, लेकिन इस उम्र में अट्रैक्शन हम पर ज्यादा हावी हो रहा था। इस वजह से सब कुछ जानने के बाद भी हम सौर्य की तरह अट्रैक्ट हो रहे थे। वो था ही इतना अट्रैक्टिव, जैसे कि मौका मिलता हम किसी न किसी बहाने उसके पास चले जाते और उससे बातें करने की कोशिश करते। उसकी सीट खाली देखकर उसके पास बैठ जाते तो तानिया को पसंद नहीं आ रहा था। वो सौर्य से दूरियां बनाने लगी, जो सौर्य को बुरा लग रहा था और उससे गुस्सा भी आ रहा था हमारी वजह से। एक दिन तानिया और उसके बीच हमें लेकर बहस हो गई, जिसका गुस्सा सौर्य ने हम पर उतार दिया। पता नहीं किसने तानिया को
ये बता दिया कि हम और सौर्य पिछले दिनों बहुत क्लोज थे। बस उसी बात को लेकर तान्या सौर्य से सवाल जवाब कर रही थी और उसे डांट रही थी। 2 दिन से सौर्य नहीं आया था। हम उससे उसके कॉलेज ना आने की वजह पूछ रहे थे। सौर्य हमारी तरफ ना देखते हुए अनमने ढंग से जवाब दे रहा था। तान्या को हमारा सौर्य से इस तरह सवाल जवाब करना कुछ पसंद नहीं आया। वो गुस्से से हमें और सौर्य को घूरते हुए वहां से चली गई। उसके जाते ही सौर्य का गुस्सा हम पर बरसा। क्या तुम में जरा भी सेंस नहीं है? जब 2 लोग अकेले बात कर रहे हो तो बीच में आकर उन्हें डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। वो गुस्से में हमें घूरते हुए बोला, सॉरी, वो तुम 2 दिनों से कॉलेज नहीं आए थे तो हम बस पूछने आए थे तुम ठीक हो या नहीं, और हम बस जाने ही वाले थे, लेकिन हम सौर्य से माफी मांग रहे थे क्योंकि हमें एहसास हो रहा अपनी गलती का। मगर सौर्य पर हमारी माफी का कोई असर नहीं हुआ, बल्कि उसका गुस्सा और बढ़ गया। वो हमें डांटते हुए बोला, तुम्हारे एक सारी बोलने से सब कुछ ठीक नहीं हो जाएगा। आज के लिए तो तुमने सारी बोल दिया, लेकिन पिछले कुछ दिनों से जो तुम मेरे आसपास भटकती रहती हो उसका क्या तुम्हें समझ नहीं आता? मैं तुम्हें जरा भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ। नहीं अच्छा लगता मुझे तुम्हारा यूं मुझसे बातें करना, मेरे पास आकर बैठ जाना। जानती हो तुम्हारी वजह से तान्या मुझसे नाराज रहने लगी है। लेकिन हमने ऐसा क्या कर दिया है? पहले जब तुम हमसे बातें करते थे और हमारे साथ बैठते थे तब तो तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं थी। तुमने ही तो शुरुआत की थी बातचीत की, और बस अब इस तरह से बोल रहे हो जैसे हम कोई अजनबी हैं, जबकि हमें लगता है क्या लगता है तुम्हें? मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, तुमसे प्यार करता हूँ। शक्ल देखी है तुमने अपनी, तुमने सोच भी कैसे लिया ये? अरे पसंद और प्यार तो दूर की बात है, मुझे तो तुमसे बात करना और तुम्हारे साथ बैठना भी अच्छा नहीं लगता। वो तो उस दिन माही ने मुझे अचानक से प्रपोज कर दिया और मैंने उसे मना कर दिया, जिसकी वजह से उसने मुझे उल्टा सीधा बोलना शुरू कर दिया। वो कहने लगी, तुम्हें अपने आप पर बहुत घमंड है ना, तुम्हें गलतफहमी है कि कोई भी लड़की तुम पर लट्टू हो जाएगी। तुम्हें लगता है कॉलेज की सभी लड़कियां तुम्हारी दीवानी हैं, जबकि वो सब बस सिर्फ टाइम पास के लिए तुमसे जुड़ती हैं ना कि कोई तुम्हें पसंद या प्यार करती है। तुम्हारा बिहेवियर जिस तरह, उससे तो कोई लड़की तुमसे बात करना भी ना पसंद करे। तभी तो तान्या कभी तुम्हें भाव नहीं देती, और तान्या क्या तुम्हें तो सावनी तक भाव नहीं देती। उस दिन माही की बातों ने मेरे ईगो को बहुत हर्ट कर दिया था और मैंने गुस्से में मन बना लिया था तुम्हें इम्प्रेस करने का। बस इस वजह से मैं तुम्हारे साथ था, ना कि तुम्हें पसंद या प्यार करने लगा था। प्यार का तो नहीं, लेकिन मैं हमेशा से तान्या को पसंद करता आया हूँ, और अगर कभी प्यार भी होगा तो मुझे लगता है उसी से होगा। मुझे नहीं पता था तुम मेरे बात करने पर और मेरे साथ बैठने को प्यार समझ लोगी। मुझे समझ नहीं आ रहा तुमने ऐसा सोचा भी कैसे, और ऐसे कैसे सोच लेती हो। मैं सौर्य सिन्हा तुम्हें पसंद करूंगा या प्यार करूंगा? ना तो तुम खूबसूरत हो, ना तुम्हें ढंग के कपड़े पहनने का सेंस है, ना ही बात करने का ना कोई स्पेशल क्वालिटी। ऊपर से तुम इतनी सांवली भी, जिसके बावजूद तुमने मुझसे ये उम्मीद कर ली। खैर छोड़ो, अब सच्चाई तुम्हें पता चल गई है तो मुझसे दूर ही रहना। मैं नहीं चाहता तुम्हारी वजह से मैं तान्या को खो दूं। वैसे मेरी कोई गलती नहीं है, फिर भी तुम्हें सॉरी बोल रहा हूँ। सॉरी, और ये रोना बंद करो, इरिटेट हो रहा हूँ मैं। आर यू आउट ऑफ माइंड? तुम्हें पता भी है तुम्हारी बातों ने उसे कितनी हर्ट किया है, और तुम हो कि अब उसके रोने से भी तुम्हें प्रॉब्लम है। मयंक ने अचानक से वहाँ आकर कहा तो मैंने अपने आंसुओं को पोंछ लिया। मैंने देखा तान्या, माही और मयंक सब वहाँ खड़े थे। सब मेरी तरफ सिंपैथी से देख रहे थे। ऐसा लग रहा था उन्होंने सारी बातें सुनी हो। सबका पता नहीं, मगर माही ने सुनी थी, इसलिए वो सौर्य पर भड़क पड़ी और बोली, मैंने तो बस उस दिन गुस्से में कहा था, लेकिन तुमने मेरी बातों को सीरियसली ले लिया और अपने ईगो की वजह से तुमने सावनी के इमोशंस के साथ खेलने लगे। कितने चीप हो तुम। जस्ट सेट अप। अब तुम सब मुझे इस तरह सुनाना बंद करो। मैंने कुछ गलत नहीं किया है, गलती सावनी की है। इसने कुछ ज्यादा ही उम्मीद लगा ली थी मुझसे। सौर्य हमें घूरते हुए बोला। इस बार हमें उसकी बात बर्दाश्त नहीं हुई और हमने लगभग चिल्लाते हुए कहा,
कोई उम्मीद नहीं लगाई थी हमने तुमसे, हमें बस ये लगा था तुम हमें अपना दोस्त समझते हो और यही बात हम कहने वाले थे, मगर तुमने हमारी बात सुने बिना ही हमें इतना सब कुछ सुना दिया। शुक्रिया हमें बताने के लिए कि हम उस दिन जो कुछ हुआ उसके बाद हम पूरी तरह से टूट चुके थे। हम सौर्य को अपना दोस्त समझने लगे थे या शायद उससे बढ़कर, मगर वो सब सुनने के बाद हमें ऐसे लगा कि शायद हम काबिल ही नहीं है किसी की दोस्ती के। तभी तो पहले माही और अब सौर्य ने ऐसा किया हमारे साथ। उस दिन से हमने कॉलेज जाना छोड़ दिया था। माँ पापा से बोल दिया सिलेबस कंप्लीट हो गया है, जाने का कोई फायदा नहीं है। पूरे दिन अपने कमरे में बंद रहते, मन करता तो कभी कभी पढ़ते, नहीं तो पूरा दिन खामोशी से कभी छत पर बैठकर तो कभी खिड़की के पास बैठकर गुजार देते और रात को रोते हुए। मन तो करता था माँ को बताएं सब, लेकिन बताने जैसा कुछ था नहीं। उस वक्त तुम्हारा ख्याल भी नहीं आया। माँ की बीमारी के बारे में जानने के बाद हमने तुम्हें कबर्ड के ऊपरी हिस्से पर रख दिया था और उस दिनों कभी अकेलेपन भी महसूस नहीं हुआ था हमें। मगर आज जब अचानक से माँ ने घर की साफ सफाई करवाई और बताया कि हमें देखने लड़के वाले आ रहे हैं, हम एकदम से शॉक रह गए। हमारे मन में बहुत सवाल उठे, मगर माँ ने हमसे कहा वो सब कुछ समझा देंगी, वो बाद में, बस हम इनकार ना करें। लड़के वाले के सामने जाने से उनकी बातों में एक विनती झलक रही थी, उसकी वजह से हम मना नहीं कर पाए और चले गए। हम रेडी होकर उनके सामने गए। अजीब बात है, पहली दिखाई में ही हमें शगुन थमा दिया गया और हम मना ही नहीं कर पाए। अच्छा हुआ मना नहीं कर पाए, वरना माँ हर्ट हो जाती। अभी थोड़ी देर पहले हमें माँ ने बताया उन्हें लगता है वो अब और नहीं जी पाएंगी। उन्हें रहते रहते अचानक से घबराहट होने लगती है, सांसें आना बंद हो जाती है। डॉक्टरों का कहना है कुछ नहीं हुआ है, बस वो डिप्रेशन में है, जबकि माँ का कहना है कुछ ऐसा हुआ ही नहीं कि वो डिप्रेस हो जाए या फिर पैनिक अटैक आने शुरू हो जाए। वो इन दिनों अजीब अजीब से सपने देखती हैं, उन्हें डर लगने लगता है, वो रात को चीख कर उड़ जाती हैं। उन्हें डर लगता है उन्हें कुछ हो गया तो हमारा क्या होगा, इसलिए वो चाहती हैं हमारी शादी अपने रहते कर दें। इसलिए उन्होंने कुछ दिन पहले रिश्ते खोजने शुरू कर दिए थे, मतलब वो अपने जान पहचान वालों से रिश्ते बताने की बातें करने लगी थी। सब कुछ जानने के बाद हमारे रोने पर उन्होंने हमें समझाते हुए कहा हमारी शादी अच्छे घर में करने की कोशिश करेंगी, वहाँ हम पर कोई रोक टोक नहीं होगी, हम जैसे यहाँ रहते हैं वैसे ही वहाँ रहेंगे। हम आगे अपनी पढ़ाई भी जारी रख सकते हैं, जॉब भी कर सकते हैं। उन्होंने हमारे लिए ऐसा रिश्ता ढूंढना शुरू किया था और उन्हें मिल भी गया। वो माँ के दूर के रिश्तेदार थे। उन्होंने हमें कभी दादी की डेथ वाले टाइम पर देखा था, वो आए थे घर पर, पता नहीं अविनाश आए थे या नहीं। उनकी नानी और मामा मामी आए थे। माँ बता रही थी उनकी नानी ने खुद हमारा रिश्ता अविनाश के लिए मांगा है और हमारी फोटो भी। हमारी फोटो देखने के बाद ही अविनाश ने हाँ कर दी थी, बस वो यहाँ बात पक्की करने आए थे। हमें यकीन नहीं हुआ ये जानकर, मन में बस यही चल रहा था जैसे उनकी कोई मजबूरी हो, लेकिन माँ पापा दोनों उनकी बातों पर यकीन है तो हम कर ही क्या कर सकते हैं। वैसे भी लोगों के रिजेक्शन बर्दाश्त करने से अच्छा है जो भी होने वाला हो हम होने दें। डर लग रहा है कि एग्जाम के बाद ऐसे हमारी शादी हो जाएगी। शायद हम तैयार नहीं हैं, लेकिन हम मना भी नहीं करेंगे क्योंकि अब जो कुछ भी होगा हम झेल लेंगे, माँ को हर्ट नहीं करेंगे। बहुत कुछ था जो हम किसी से बांटना चाहते थे, सोचा था माँ से कहेंगे, लेकिन माँ को बता नहीं पा रहे थे। अच्छा हुआ आज सफाई करते वक्त तुम मिल गई और तुमसे सब कुछ कह दिया। अब आगे पता नहीं कब तुमसे बात हो, क्योंकि अब तो एग्जाम है और एग्जाम के बाद शादी, और इन सब के बीच शायद ही हमारे पास कोई दूसरी बात हो शेयर करने के लिए जो हम तुमसे करना चाहें। अब तो बातें पहले से भी कम करने लगे हैं, सब कुछ अंदर समेटने की आदत सी हो गई है। जिस दिन समेटना मुश्किल हो जाएगा उस दिन फिर मिलेंगे तुमसे, तब तक के लिए अलविदा सावी। अगले महीने 1 साल हो जाएंगे हमारी शादी को। इन 11 महीनों में काफी कुछ बदल गया। माँ अब हमारे बीच नहीं है। हमारी शादी को हुए 2 महीने भी नहीं हुए थे, वो हमें और पापा को हमेशा के लिए अकेला छोड़कर चले गई। माँ के साथ साथ हमने नानी को भी खो दिया, जो अभी कुछ महीने पहले ही हमें मिली थी। हमारा मतलब अविनाश की नानी से था, जो रिश्ते से हमारी नानी भी थी। आज लगभग 1 साल बाद हम एक बार फिर तुमसे रूबरू हो रहे हैं सावी। हमने कहा था ना, जब सब कुछ समेटना मुश्किल हो जाएगा तब मिलेंगे तुमसे। आज कुछ ऐसा ही है, आज हम सब कुछ समेट नहीं पा रहे हैं।
अविनाश से पहली मुलाकात में ही हमें ऐसा महसूस हो रहा था जैसे वो किसी मजबूरी में शादी कर रहे हों, और अब तक उनके अजनबियों जैसे बर्ताव से हमें जो महसूस किया था वो सच साबित हो रहा है। चलो अब रूबरू करवाते हैं तुम्हें इन 11 महीनों में जो कुछ हुआ। शादी की रस्मों के बाद जिस दिन हम विदा होकर ससुराल आए, उस दिन यहाँ पर किसी शख्स से अविनाश का झगड़ा हो गया था। अविनाश और उस शख्स की बातों को सुनकर हमें पता चला वो अविनाश के पापा थे, जो अविनाश को अपने साथ अपने घर चलने के लिए कह रहे थे। अविनाश और उनके बीच हुई बहस से हमें ये भी पता चल गया था कि अविनाश अपने पापा से नफरत करते हैं। उनके नफरत करने की वजह उस दिन हमें नहीं पता चली थी। घर में जो कुछ हुआ उसके बाद जो गिने चुने मेहमान बचे थे वो भी चले गए थे। सबने डिनर बहुत मुश्किल से किया था, शायद हमारी वजह से, क्योंकि अगर वो सब नहीं खाते तो हम भी नहीं खाते। अविनाश के मामा मामी नानी और हम खाने के बाद खामोशी से अपने अपने कमरे में चले गए। मुझे तो नानी ने कमरे में छोड़ दिया था। नई दुल्हन जो थी, फूलों से सजे कमरे को देखकर यह एहसास हुआ था, वरना जो कुछ हुआ उसके बाद तो ऐसा लग नहीं रहा था जैसे अभी भी इस घर में शादी हुई है। हमें कमरे में छोड़ने के बाद नानी ने शायद अविनाश को कमरे में भेजा था। वो आए और हमारी तरफ देखकर जो कुछ भी हुआ उसके लिए सारी बोला और सोने के लिए बोलकर खुद सोफे पर सोने चले गए। उनके चेहरे पर उभरे मिले जुले भाव को देखकर हमारी कुछ पूछने की हिम्मत नहीं हुई। मन तो कर रहा था उनके पास जाकर उनको सहारा दूं, मगर हम चाहते हुए भी नहीं कर पाए और बिना चेंज किए ही आंखें बंद करके लेट गए। थकान और तनाव होने की वजह से कुछ देर बाद ही हमें नींद आ गई। हमें शायद सोते हुए 1 घंटा भी नहीं हुआ था। अविनाश की चीख से हमारी आंखें खुल गई। उठते ही हमने अविनाश की तरफ देखा। उनका पूरा शरीर पसीने से भीगा हुआ था। उनके चेहरे पर घबराहट और डर के भाव थे। हम साइड टेबल से पानी लेकर उनकी तरफ बढ़ गए। पानी का गिलास आगे करते हुए हमने उन्हें देखने के लिए जैसे ही हाथ बढ़ाया, उन्होंने हमारी तरफ बिना देखे ही हमें खुद से दूर रहने के लिए कहा। हमने बिना कुछ बोले एक बार फिर उनकी तरफ गिलास बढ़ाया। उन्होंने गुस्से से हमारी तरफ देखा। उनकी आंखें आंसुओं से भरी हुई थी। एक बार फिर से उन्होंने हमें अपने से दूर हो जाने के लिए कहा। इस बार वो गुस्से में बोल रहे थे। उन्हें गुस्से में देखकर हम डर रहे थे, लेकिन वहाँ से हटे नहीं। तो उन्होंने गुस्से में गिलास को अपने सामने से हटाने के लिए कहा। अपने हाथ से हमारे हाथ को टच करके गिलास को दूर करना चाहा। उनका हाथ अपनी तरफ बढ़ता देख हमें लगा वो हमें मारने वाले हैं। हम डर से पीछे हो गए। उन्होंने गिलास को टच करके दूर करने को कहा। उनका हाथ अपनी तरफ। हमने डर से पीछे होने की कोशिश की तो गिलास हमारे हाथ से टूटकर बिखर गया। जब हमने कहा था हट जाने के लिए तो तुम हटी क्यों नहीं? अविनाश गुस्से से गरजते हुए बोले। उन्होंने पहले टूटे हुए गिलास को देखा, फिर हमारी तरफ देखकर बोले, जाओ जाकर सो जाओ, और अगली बार से जब हम खुद से दूर रहने के लिए कहें तो तुरंत दूर हो जाना। उनकी बात सुनकर हमने अपना सिर हिलाया और फर्श पर बिखरे कांच के टुकड़ों को समेटने के लिए झुककर अपना हाथ बढ़ाया तो अविनाश ने झटके से हमारा हाथ पकड़ लिया। तुम बेवकूफ हो क्या? इस तरह से कौन कांच के टुकड़े को उठाता है? जाओ जाकर चुपचाप सो जाओ, मैं इसे उठा लूंगा। हमने एक बार फिर सिर हिलाया और चुपचाप आकर बेड पर बैठ गए। बेड पर बैठते ही हमारी नजर अपनी कलाई पर पड़ी, जिस पर अविनाश की उंगलियों के निशान पड़ गए थे। उन निशानों को देखकर महसूस हो रहा था कि उन्होंने कसकर हमारे हाथ को पकड़ा था। अपनी कलाई से हाथ हटाकर हमने उनकी तरफ नजरें डाली। हमें तो बोल रहे थे बेवकूफ हो क्या? हम और खुद उसी तरह कांच के टुकड़े उठा रहे हैं जैसे हम उठाने वाले थे। हमने बिना सोचे समझे थोड़ी तेज आवाज में कहा। हमारी आवाज सुनकर अविनाश ने गुस्से से हमें घूरा। उनके कुछ बोलने से पहले ही हम जल्दी से खुद को ब्लैंकेट से कवर करते हुए लेट गए। थोड़ी देर बाद हमने हिम्मत करके ब्लैंकेट से अपने सिर को बाहर निकाला। सामने साइड टेबल के पास ही अविनाश खड़े हुए थे। हमने देखा उन्होंने साइड टेबल के डोर को ओपन करके कोई दवा निकाल कर खाई और अपने सोफे पर जाकर लेट गए। उन्हें थोड़ी देर देखने के बाद हमने अपनी आंखें बंद कर ली। अगले दिन सुबह सब ब्रेकफास्ट के लिए साथ डाइनिंग एरिया में पहुंचे हुए थे। रस्म के हिसाब से उस दिन हमारी पहली रसोई थी। नानी के कहने पर हमने खीर बनाई थी। ब्रेकफास्ट करने के बाद मामा खामोशी तोड़ते हुए बोले, अभी तुम अपने नए फ्लैट को रहने लायक कब बना रहे हो? क्या मतलब है मामा? अभी अपने मामा से पूछ रहे थे। मामा ने बोला, अरे हमारा मतलब तुम कह रहे थे तुम्हारा प्रमोशन होने के साथ साथ तुम्हारा ट्रांसफर भी हो गया है
और तुम्हें कंपनी की तरफ से लखनऊ में एक फ्लैट मिला है। मैं उसी के बारे में बात कर रहा हूँ। अगले महीने हम वापस अफ्रीका जा रहे हैं। निहित ने हमारी टिकट कंफर्म कर दी है। इस बार हम माँ को भी साथ लेकर जा रहे हैं। अब तो तुम्हारी शादी हो गई है। तुम्हारा ख्याल रखने के लिए अब तुम्हारी वाइफ तुम्हारे पास है। अब ना तो तुम्हारे पास माँ को रोकने की कोई वजह है और ना ही माँ के पास हमारे साथ ना जाने का बहाना। मामा अविनाश और नानी की तरफ देखते हुए बोल रहे थे। उनकी बातें सुनकर नानी और अविनाश का चेहरा एकदम से उतर गया था। मामी ने मामा के बात को आगे बढ़ाते हुए अविनाश से उनके फ्लैट को दिखाने की बात कही तो अविनाश मान गए। लंच के बाद फ्लैट दिखाने की बात कहकर वो लिविंग रूम में चले गए। उनके जाते ही नानी की नजर सबकी बातों से हटकर हम पर गई। तुम ठीक हो बेटा? उन्होंने हमारे चेहरे को गौर से देखते हुए पूछा। हाँ नानी, हम ठीक हैं। फिर इतनी खामोश क्यों हो? मामी ने पूछा। वो हम कम ही बोलते हैं इसलिए, हमने मुस्कुरा कर कहा। इसके अलावा हमारे पास कहने के लिए कुछ नहीं था। थोड़ी देर नानी मामी आपस में बातें करने लगी। बीच बीच में वो हमसे कुछ पूछ लेती और हम बस उनका जवाब देकर खामोश हो जाते। थोड़ी देर बातें करने के बाद मामी ने हमें रसोई में चलने के लिए कहा। हम उनके साथ चले गए और लंच बनाने में उनकी हेल्प करने लगे। लंच बनाते वक्त मामी हमें अविनाश के पसंद और नापसंद के बारे में बताती रही और हम सुनते रहे। 1 घंटे के अंदर लंच तैयार हो गया। मामी ने हमें लंच डाइनिंग टेबल पर लगाने के लिए कहा और खुद सबको बुलाने चली गईं। सबके आ जाने के बाद हमने साथ में लंच किया। फिर मामा और अविनाश आपस में काम के सिलसिले से थोड़ी बातें करने लगे। थोड़ी देर बाद मामा ने अविनाश को याद दिलाया फ्लैट पर चलने के लिए। सब रेडी हुए और कुछ ही देर में हम गोरखपुर से लखनऊ सफर पर निकल गए। फ्लैट पहुंचने के बाद हम सब ने फ्लैट के हर हिस्से को बारीकी से देखा। एक सिंगल फैमिली के रहने के लिए ये बिल्कुल ठीक था। हाँ, मैं इसी घर की बात कर रही हूँ जिसमें इस वक्त मैं मौजूद हूँ। फ्लैट को पूरी तरह से चेक आउट करने के बाद हम वापस दिल्ली लौटने के लिए वहाँ से निकल गए। सफर की थकान के कारण मामी ने घर पर खाना खाने की बजाय अविनाश से बाहर डिनर करने की बात की। एक अच्छे से रेस्टोरेंट में जाने के बाद हम घर वापस आ गए। रूम में आते ही अपने कपड़े लेकर हम वॉशरूम चेंज करने चले गए। चेंज करने के बाद जब हम वापस आए तो अविनाश ने भी अपनी ड्रेस चेंज कर रखी थी। उन्होंने रूम में ही चेंज कर लिया था। वो साइड टेबल के अंदर रखी हुई दवा फिर से खा रहे थे। हमने उन्हें दवा खाते हुए देखा तो हमें उनकी फिक्र सी होने लगी। हमने हिम्मत करके उनसे पूछा, क्या आप ठीक हैं? आप ये दवा क्यों खा रहे हैं? क्या आपको कुछ हुआ है? हमारी बात सुनकर वो हैरानी से हमारी तरफ देखते हुए बोले, हाँ मैं ठीक हूँ, बस थका हुआ हूँ। तुम जाकर सो जाओ और रात को कुछ भी हो मेरे नजदीक मत आना। उन्होंने अपनी बात कही और बेड से ब्लैंकेट लेकर सोफे पर सोने चले गए। हम बस उन्हें जाता हुआ देखते रहे। पता नहीं क्यों, लेकिन इनकी बातों ने उस दिन हमें ठेस पहुँचाई थी। हमारे मन ने उनसे सवाल किया, जब दूर ही रहना था तो शादी क्यों की? अपने सवालों को मन में दोहराते हुए हमारी नजरें आईने पर दिखाई दी और देखकर हमारे मन ने हमारे सवालों का जवाब हमें दे दिया। तुम्हारे पापा तुम्हें पग फेरे की रस्म के लिए लेने आने वाले हैं, तुम रेडी हो जाना। अगले दिन सुबह ब्रेकफास्ट करते वक्त नानी ने हमें बताया। उनकी बातें सुनकर हमारे चेहरे पर मुस्कुराहट बिखर गई। इन 3 दिनों में हमने माँ से शायद 10 बार से ज्यादा बात की थी और अब उनके पास जा रहे थे। हम इतने खुश थे जैसे अब हमें वापस यहाँ नहीं आना पड़ेगा। रूम में पहुंचकर हमने पैकिंग की और हॉल में बैठकर पापा का इंतजार करने लगे। पापा के आने के बाद सबने थोड़ी बातें की। इस नए जमाने में भी पापा ने बेटी के घर पानी नहीं पीना है कहकर कुछ खाया पिया नहीं, तो सबने उन्हें ज्यादा देर तक रोकना उचित नहीं समझा। हमने मामा मामी और नानी को ग्रीट किया। अविनाश वहीं बैठे हुए थे। हमें समझ नहीं आया हम जाने से पहले उनसे क्या बोले। काफी सोचने के बाद हमने कहा, ख्याल रखिएगा अपना, तुम भी ख्याल रखना अपना। उन्होंने हमारी तरफ देखकर मुस्कुराते हुए कहा। इन 3 दिनों में हमने पहली बार उन्हें खुद को इस तरह से देखते हुए पाया था। उनकी नजरें खुद पर महसूस करके हम खुश हो रहे थे, मगर अगले ही पल आसपास सबको देखकर हमने अपनी खुशी खो दी। ये अविनाश ने सबको दिखाने के लिए कहा होगा। ये ख्याल आते ही हमारे चेहरे पर आई मुस्कान गायब हो गई। हमने पापा की तरफ देखा। वो मामा से कोई बात कर रहे थे। मामा की आवाज
हमें सुनाई दे रही थी। हमने उनकी बातें सुनी। वो कह रहे थे अगली बार हम गोरखपुर नहीं बल्कि लखनऊ रहेंगे अविनाश के साथ। उन्होंने पापा से ये भी बताया कि शायद वो हमारे आने से पहले ही अफ्रीका निकल जाएं, तो आप अविनाश के साथ सावनी को भेज दीजिएगा। मामा की बात सुनकर पता नहीं क्यों हमारी धड़कनें एकदम से बढ़ गई थी। हम अकेले इनके साथ कैसे रहेंगे? देखने में ये तो गुस्से वाले दिखते हैं, बोलते भी कुछ नहीं। हमें इनके बारे में ज्यादा कुछ पता भी नहीं है। अगर नानी मामी चली गई तो हम इनके बारे में कैसे जान पाएंगे? ऐसे अनगिनत सवालों से उलझे हम अचानक से बोले, नानी जाने से पहले आप हमसे मिलकर जाइएगा, वरना हम आपसे नाराज हो जाएंगे। हमने किसी छोटे बच्चे की तरह अपनी बात कही। वो वहाँ खड़े सभी लोग मुस्कुरा उठे और नानी ने हमें अपने करीब करके हमारे माथे को चूम लिया। उनके करीब होने पर हमें अपनी दादी की याद आ गई। तो अगर तुम कहो तो मैं तुम्हारे और अविनाश के साथ ही यहीं रुक जाऊं, नानी ने कहा। क्या आप सच में रुक जाएंगी? अगर हाँ तो हमें बहुत खुशी होगी। मैंने भी खुशी से कहा, लेकिन हमें जरा भी खुशी नहीं होगी। पहले इस अभी की वजह से माँ हमसे दूर रही और अब तुम चाहती हो कि वो तुम्हारे पास रहे। मामा नाराजगी जताते हुए बोले। उनकी बातें सुनकर हमने बिना कुछ बोले उदास से अपना सिर झुका लिया। अरे तुम उदास मत हो, मैं माँ को तुम्हारे और अभी के पास ही छोड़कर जाऊंगा। वैसे भी माँ का भी यहीं रुकने का मन है। मामा की बात सुनकर हमने उन्हें थैंक यू बोला। वो तो उन्होंने हमारे सर पर हाथ रखकर कहा, बड़ी ही प्यारी हो तुम। ये शायद पहली बार था जब हमने अपने लिए ऐसे शब्द सुने थे। हमारी आंखें नम होने वाली थीं। उसी पल पापा ने हमें याद दिलाया, हमें देर हो रही है। हमने सबको बाय किया और घर से निकल गए। अविनाश हमारे पीछे हमें छोड़ने आए। हमने महसूस किया वो बाहर हमें ही देख रहे थे और हमारे देखने पर अपनी नजरें फेर लेते थे। हमने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और पापा के साथ अपने घर चले आए। हमें घर आए 1 हफ्ते भी नहीं हुए थे। हमें मामा के एक कॉल करने पर वापस गोरखपुर के लिए निकलना पड़ा। मामा ने बताया नानी सीढ़ियों से गिर गई थी। गंभीर रूप से घायल होने की वजह से वो हॉस्पिटल में एडमिट थी। हमने जैसे ही मामा की बात सुनी हम तुरंत पापा के साथ हॉस्पिटल चले गए। वहां आकर हमने नानी को मशीनों से घिरा पाया। उन्हें इस तरह तकलीफ में देखकर हमारी आंखें छलक उठी और हम मामी से लिपट कर रोने लगे। नानी अब भी बेहोश थी, वरना हम उनके सामने रो रहे होते। मामी हमें संभालते हुए चुप करवा रही थी। उसी वक्त एक नर्स ने नानी के होश में आने की बात कही। उसने सबको गौर से देखते हुए ये कहा कि नानी सबसे पहले सावनी से मिलना चाहती हैं। उस नर्स की बात सुनकर हमने सबकी तरफ देखा। सब हमें देख रहे थे। सबकी आंखों में यही सवाल था, आखिर सबसे पहले सावनी से क्यों? हमारे मन में भी यही सवाल था, जिसका जवाब जानने के लिए हम जल्दी से नानी के वार्ड रूम की तरफ बढ़ गए। नानी के पास पहुंचकर हमने कोशिश की खुद को संभालकर कुछ कहने की, लेकिन हमारे लब ही नहीं हिले। गला भर आया, आंखें छलक गई। हमें इस तरह कमजोर पड़ता देख नानी ने अपना सिर ना में हिलाकर इशारे में हमें खुद के करीब बुलाया। हम हिम्मत करके उनके पास पहुंचे तो उन्होंने अपना ऑक्सीजन मास्क निकालकर धीमी आवाज में कहना शुरू किया, सावनी बेटा, बहुत कुछ बताना है तुमको, लेकिन समय नहीं है मेरे पास। ऐसा मत कहिए नानी। हमने हिम्मत करके अपने लबों पर छोटी मुस्कान सजाई और नानी के करीब बैठकर उनके हाथ को थाम लिया। हमने कई बार कोशिश की नानी के ऑक्सीजन मास्क को वापस लगाने की, मगर वो मान ही नहीं रही थी। थक हार हम उनकी बातें सुनने को तैयार हो गए। मैं जानती हूँ तुम्हारे मन में अभी को लेकर कुछ सवाल होंगे जिनके जवाब तुम जानना चाहती होगी। मैं उन सवालों के जवाब के साथ साथ तुम्हें उसके बारे में सब कुछ बताना चाहती हूँ। तुम दोनों की शादी जब तय हुई थी तो वो सभी बातें जो तुम दोनों को एक दूसरे के बारे में जानना चाहिए था, किसी ने तुम दोनों को नहीं बताया। वैसे भी तुम दोनों कहाँ तैयार थे शादी के लिए? अविनाश मेरी वजह से और तुम अपनी माँ की वजह से शादी के लिए मान गई थी। शायद यही वजह थी जो तुम दोनों ने कभी एक दूसरे के बारे में जानने की इच्छा नहीं जताई और हमने बताने की कोशिश नहीं की। जैसे तुम्हारे मम्मी पापा ने नहीं बताया कि तुम शादी के लिए तैयार नहीं थी, वैसे मैंने भी तुम्हें नहीं बताया। नानी, क्या मतलब है आपका? और आपको ऐसा क्यों लगता है हम शादी के लिए तैयार नहीं थे? हम जानते थे एक ना एक दिन हमारी शादी होनी है। फिर माँ की वजह से जल्दी हो गई तो क्या हुआ? हमने खुद को पूरी तरह से तैयार कर लिया था इस शादी के लिए। हमने अविनाश के बारे में उस वक्त कुछ जानने की कोशिश इसलिए नहीं की क्योंकि वो हम जैसी सांवली रंग की लड़की से शादी के लिए मान गए थे। हमारे लिए बस इतना ही काफी था।
क्या वाकई तुमने अविनाश से शादी मजबूरी में नहीं की थी? इसका मतलब तुमने उसे और इस रिश्ते को दिल से एक्सेप्ट कर लिया था। हाँ नानी, लेकिन आप ये सारी बातें इस तरह से क्यों कह रही हैं? इस वक्त आपकी कंडीशन सही नहीं है, आपको आराम करना जरूरी है। नहीं, इस वक्त तुम्हें सब बताना बहुत जरूरी है, क्योंकि मैं नहीं चाहती मेरे जाने के बाद तुम अभी को किसी तरह से छोड़कर चली जाओ। नानी, क्या हो गया है आपको? आप इस तरह से। सावनी बेटा, प्लीज हमारी बात पूरी तरह से सुन लो, हमें चुप रहने के लिए मत कहो। ठीक है नानी, आप जो हमें बताना चाहती हैं हम सुनने के लिए तैयार हैं। नानी के बार बार कहने पर हमें उनकी बात माननी पड़ी और उसी दिन नानी ने हमें अविनाश के बारे में सब कुछ बताया। आखिर ऐसी कौन सी सच्चाई थी जिसे छुपाकर अविनाश की शादी की गई थी और अब नानी सावनी को वो सच बताने जा रही थी। क्या सच जानकर सावनी अविनाश को एक्सेप्ट कर पाएगी या अविनाश को छोड़कर चली जाएगी? ये पूरी कहानी जानने के लिए इस कहानी का नेक्स्ट भाग देखना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। तो मिलते हैं आपसे कहानी के नेक्स्ट पार्ट के साथ।